नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, ये हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन क्या है इसमें और शिद्दत आती जा रही है। पिछले साल 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था, उसके बाद मगरबी ताकतों ने यानी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, नाटो मुल्क जो हैं, उन्होंने एक फ़ैसला लिया था कि रूस के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, सैंक्शंस लगाए जाएँ, और उनकी रूस से उससे जो भी बिज़नेस करेगा उसके ऊपर भी पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। लेकिन बावजूद इसके क्योंकि ज़ाहिर है रूस को तेल बेचना है, जंग को फंड करना है, तो वो बाज़ार से कम भाव में बेचने के लिए तैयार है। तो हिंदुस्तान ने रूस से तेल लेना शुरू किया और पहले तो हमने ऐसा कुछ सुना था 20-25% कम भाव में तेल मिलता था। फिर चलते चलते मगरबी ताकतों को क्या सूझी, उन्होंने क्या कि अगर रूस का तेल, मगरबी ताकतों ने ये फ़ैसला किया कि रूस से जो भी तेल ख़रीदे अगर उसका भाव $60 से ऊपर होगा, यानी वो एक किस्म की प्राइस कैप लगा दी उन्होंने कि $60 से ऊपर होगा तो कोई भी शिपिंग कंपनी नहीं उठाएगी। अब ज़्यादातर शिपिंग कंपनियां यूरोप से ही ताल्लुक़ रखती हैं या अमेरिका से ताल्लुक़ रखती हैं, तो वो तो उनका कहना मानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने एक अलग से अपना रास्ता बना लिया है। वो हमने एक प्रोग्राम किया था, नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर। वो क्या है कि कैस्पियन सी से वो ईरान भेजता है, फिर ईरान से ईरान के बंदर अब्बास जो बंदर है उसका साउथ में, यानी तकरीबन दुबई के नज़दीक पड़ता है वो, और फिर वहाँ से तो हिंदुस्तान पहुँचने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। और ये उन ममालिक के जहाज़ इस्तेमाल करते हैं जिनके ऊपर पहले ही पाबंदियाँ लगी हुई हैं, तो हिंदुस्तान को आराम से ये तेल पहुँच जाता है। हमने आपको ये भी बताया था कि दिसंबर में वो जो जंग शुरू होने से पहले हिंदुस्तान रूस से अपनी पूरी ज़रूरियात का सिर्फ 0.2% यानी 0.2% जो है तेल ख़रीदता था रूस से। ज़ाहिर है वो लॉजिस्टिक्स उसको सपोर्ट नहीं करते थे, बहुत दूर पड़ता है, हमें मशरक़ वस्ता ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, तो हमें वहाँ का तेल सस्ता पड़ जाता था। लेकिन अभी अगर रूस हमें डिस्काउंट देता है तो फिर क्या इसमें मज़ाक़ा है, हम ले सकते हैं रूस से। तो फिर आस्ता आस्ता हिंदुस्तान ने अपनी जो है वो ख़रीदी जो है ना वो डाइवर्ट कर दी। अभी दिसंबर में जो आदाद व शुमार आए थे उसके लिहाज से जो है अपनी ज़रूरियात का 21% हिंदुस्तान जो है रूस से ले रहा था, और उस वक़्त भी वो सबसे बड़ा सप्लायर था हिंदुस्तान का। लेकिन उस वक़्त चीन रूस से हमसे भी ज़्यादा तेल लेता था। अब जो जनवरी ख़त्म होने के बाद जो आदाद व शुमार आए हैं उसके लिहाज से हिंदुस्तान अपनी ज़रूरियात का 28% तेल जो है ना वो रूस से लेता है, और अभी वो चीन को भी पीछे छोड़ गया है। यानी रूस का सबसे बड़ा ख़ाम तेल का जो ख़रीदार है वो हिंदुस्तान बन गया है। और ये सारा तेल जो हिंदुस्तान ख़रीदता है वो अपने इस्तेमाल में नहीं लाता। यहाँ पर कई रिफ़ाइनरीज़ हैं जो कि हिंदुस्तान की ज़रूरियात से ज़्यादा तेल को रिफ़ाइन करती हैं, यानी उसमें से उसकी फ़ाइनल प्रोडक्ट निकालती हैं। उसमें पेट्रोल, ATF एविएशन टरबाइन फ्यूल, हाई स्पीड डीज़ल, लो स्पीड डीज़ल और दूसरी भी पेट्रोलियम की बाय प्रोडक्ट्स निकालती हैं। तो वो जो प्राइवेट कंपनियां भी हैं, गवर्नमेंट की भी जो कंपनियां, उनकी जो रिफ़ाइनरीज़ हैं, वो इस तेल में से फिनिश्ड प्रोडक्ट निकाल के हिंदुस्तान को तो देते ही हैं, बल्कि उसके साथ साथ बहुत ज़बरदस्त उसकी बरामद भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी होता है। और एक्सपोर्ट भी किन को? यूरोपियन यूनियन को और अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रूस से तेल ख़रीद के उसको रिफ़ाइन करके और यूरोपियन यूनियन
اور امریکہ کو بیچ رہے ہیں وہ. اچھا، اس کی وجہ سے یوکرین کو شکایت ہے. وہ کہتا ہے کہ ہندوستان جو تیل خریدتا ہے تو روس کی جنگ کو ہندوستان فنڈ کر رہا ہے. یعنی سمجھو اس کو جتنا خرچہ ہے وہ تو ہندوستان ہی دے دیتا ہے اس کو جس وقت بھی چاہیے. تو اسی لیے یوکرین نے امریکہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہندوستان کے اوپر امریکہ سینکشنز لگائے. یہ الگ بات ہے کہ امریکہ کے اپنے مفادات ہیں، اس کو ہندوستان کی اس وقت سخت اشد ضرورت ہے. اس کو پوری دنیا میں ابھی کیا ہے، چین اس کو چیلنج کر رہا ہے، اس کی سپیریارٹی کو چیلنج کر رہا ہے. تو اس کے لیے اس کو بھی ایسے ممالک چاہیے جو چین کا مقابلہ کر سکیں. اور یہ جو خطہ ہے دھرتی کا، یعنی انڈو پیسفک ایریا یا ریجن جو بولیے، یعنی ہندوستان سے لے کے مشرق تک جو ہے جاپان تک، یا امریکہ کا پیسفک پورا سمجھ لیجئے، یہ جو پورا علاقہ آ جاتا ہے نا، اس میں چین کو جو چیلنج کرنے والا ملک ہے وہ صرف اور صرف ہندوستان ہی ہے. اسی لیے کسی بھی لحاظ سے امریکہ نہیں چاہے گا کہ وہ ہندوستان کو ناراض کرے. اور اس کے لیے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جو بائیڈن نے، جو امریکہ کے صدر ہیں، انہوں نے ہندوستان کے وزیر اعظم کو دعوت دی ہے کہ وہ ان کے پاس آئیں، آفیشیل وزٹ پہ سرکاری دورہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ کتنے کوآپریشن ہو سکتی ہے دونوں ممالک کی آپس میں، اس کے اوپر غور و خوض کیا جائے گا. اور اس کے لیے اس کا جو ایجنڈا طے کرنے کے لیے ہندوستان سے ابھی NSA یعنی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے اجیت ڈوبال، وہ امریکہ گئے تھے. اور وہاں پر انہوں نے امریکہ کے وزیر خارجہ، یا جسے وہاں کی زبان میں سیکریٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں، اینٹونی بلنکن، ان کے ساتھ سے انہوں نے مذاکرات کیے. اور آئندہ آنے والی سمٹ جو میٹنگ ہوگی امریکہ اور بھارت کی، اس کے لیے انہوں نے ایجنڈا تیار کیا. ناظرین، پاکستان کے سابق صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف، آپ نے نام تو سنا ہی ہوگا، 1-2 سال سے تقریباً بیمار ہی پڑے تھے، بستر داخل تھے، یعنی بستر لے لیا تھا. اور آج صبح ان کی خبر آئی ہے کہ ان کی ہسپتال میں، امریکہ کا ہسپتال ہے دبئی میں، وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین، پاکستان میں بھی اچھے نمونے پائے جاتے ہیں. اب مذہبی کٹر پنتھی تو وہ ہیں ہی ہیں، لیکن اس میں اگر کوئی آدمی عقل کا دامن چھوڑ دے تو پھر اس سے تو خدا ہی مقابلہ کر سکتا ہے. ہمارے جیسے جو ہیں عام آدمی کا تو سوال ہی نہیں. ابھی ایک عجیب واقعہ ہوا ہے پاکستان. آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ پاکستان کو فارن ایکسچینج کی، یا یوں کہہ دیجئے کہ پیسے کی کمی ہے. پاکستان کے نوٹ تو وہ جتنے چاہے چھاپ سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی قیمت نہیں ہے. اس کو اگر تیل خریدنا ہے، گندم خریدنی ہے، یا کھانے کا تیل خریدنا ہے، مشینری خریدنی ہے، تو اس کے لیے ڈالر چاہیے، اور ڈالر جو ہے پاکستان میں ہے نہیں. ابھی جو تازہ جو اعداد و شمار آئے ہیں اس کے لحاظ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جو کہ پاکستان کا سینٹرل بینک ہے، اس کے پاس 3.1 بلین ڈالر جو ہے نا فارن ایکسچینج کے خالی بچے ہیں. اور اس سے وہ صرف زیادہ سے زیادہ 15 دن کا امپورٹ جو ہے نا وہ فنڈ کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اچھا، اس کے لیے اس نے IMF سے وہ جو عمران خان نے معاہدہ کیا 2020 میں تو 2021 میں کیا تھا، تو اس کا ابھی 9th ریویو ہے. اس کے لیے IMF کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے. اور ہم نے آپ کو کل بھی بتایا، پرسوں بھی بتایا کہ انہوں نے ایسی کڑی بہت شرطیں رکھی ہیں کہ پاکستان کو ناکو چنے چبا رہے ہیں وہ، اور ایسی نئے ٹیکس لگا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پہلے ہی جو 30-32% تک مطلب ریٹ آف انفلیشن پاکستان کا پہنچ گیا تھا، وہ اور 2-4% اور بڑھ جائے گا. اور ابھی جو آٹا 150 روپے مل رہا ہے، خدا نہ کرے یہ شاید 200 تک پہنچ جائے. ڈالر کی قیمت 280 تک پہنچ گئی ہے انٹر بینک میں، اور مطلب اوپن ریٹ میں تو 200-300 روپے تک جا رہا ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستانی روپے کی اتنی خراب حالت کیوں ہو گئی. اب ظاہر ہے انہوں نے جو ہے غلط
फैसले लिए हैं, गलत खर्ची किए हैं, गलत प्रायोरिटीज़ रखी हैं, अपनी गलत तरजीहात रखी हैं, जिसकी वजह से आज उनको ये देखना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान को चाहिए डॉलर। तो अभी पाकिस्तान में एक मौलवी हैं, मौलवी साद रिजवी, आपने सुना होगा, तहरीक लबैक पाकिस्तान, ये एक बरेलवी तंजीम है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में कराची बेस्ड है। तो वो साद रिजवी जो है, इसने इमरान खान के वक्त में भी हड़ताल की थी और कई पुलिस वालों को कत्ल किया था इन्होंने, TLP वालों ने। उसके बावजूद पहले तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन बाद में उनसे डर कर उनके ऊपर से पाकिस्तान सरकार ने उसके ऊपर से पाबंदी हटा दी। अभी वो साहब क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हम पैसा उधारी क्यों मांगते हैं यूरोप से या मगरबी ममालिक से। वो कहता है कि आप एक हाथ में एटम बम उठाइए, दूसरे हाथ में कुरान शरीफ लीजिए और चले जाइए यूरोप और उनको बोलिए पैसा देते हो, नहीं तो मैं एटम बम गिराता हूँ तुम्हारे ऊपर। अभी ये पाकिस्तान के सियासतदान हुए या डाकू, अभी वो कैसी सलाह, कैसा मशवरा दे रहा है, और क्या ये इतना आसान है। हमने तो जहाँ तक सुना है कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसके जो बटन है, मतलब अगर उसको किसी के ऊपर गिराना हो, वो सभी अमेरिका के पास है, कोडिंग वो सारी अमेरिका के पास है। जहाँ तक हमारी नॉलेज का ताल्लुक है, ज़्यादा तो खुदा बेहतर जानता है, या जनरल आसिम मुनीर जानते होंगे जो पाकिस्तान, अच्छा वहाँ के वज़ीर आज़म के हाथ में नहीं रहता, जबकि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म में वो न्यूक्लियर बटन रहता है। तो मेरे ख्याल में जब पाकिस्तान के हाथ में वो बटन है ही नहीं, तो वो कैसे किसी को धमकी ये दे सकता है। नाज़रीन, परसों मंगल के रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस MPC बुलवाई है, और उसमें उसने जो है PTI या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को भी इसका दावतनामा भेजा था, लेकिन जिसका उन्होंने इनकार कर दिया बड़े ही यानी ह्यूमिलिएटिंग अल्फाज में। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि शहबाज शरीफ को शर्म नहीं आती, ये बेशरम है। अभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपने वज़ीर आज़म के लिए। खैर, उन्होंने इनकार किया था, और अभी कल उन्होंने एक खिताब किया, वो जो हमेशा करते हैं वीडियो पे, घर में बैठे हुए हैं ज़मान पार्क में, और बैठे बैठे हर रोज़ एक न एक जो है प्रोग्राम करते हैं, वीडियो पे खिताब करते हैं लोगों से। तो कल उन्होंने ये कहा कि अगर सरकार, यानी ये जो नून लीग की सरकार है, वो उनके जो भी मतलब जैसे शेख रशीद को गिरफ़्तार किया, या इससे पहले फवाद चौधरी को, अभी तो फवाद चौधरी का जामिन हो गया, वो घर पहुंच गया है, लेकिन शेख रशीद अंदर है। तो वो कहते हैं कि अगर हमारे जो रहनुमा हैं उनको सरकार गिरफ़्तार करना बंद करे, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं उनके इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, तो हम इस मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस में शरीक हो सकते हैं। हमें यार ये समझ में बात नहीं आती कि ये मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस मुल्क को दहशत गर्दों से बचाने के लिए, तुमको तुम्हारे इलेक्शन करवाने के लिए नहीं है ये मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस कि आप उसकी शर्त लगा रहे हैं। लेकिन लगता ऐसा है कि इसको, इमरान खान को सिर्फ अपनी हुकूमतें प्यारी हैं, उसको मुल्क की सलामती से कोई वास्ता नहीं। इसके साथ साथ इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का कॉल दिया है अपने काडर्स को, PTI के लोगों को, लेकिन उसने तारीख नहीं दी है। ये हमेशा ऐसा करता है, 1-1.5 महीना तो इसमें निकल जाएगा। वो कहता है कि मैं आपको तारीख दूंगा, फिर सब लोग जो है बाहर निकल आइए और जेलों को भर दीजिए, पाकिस्तान के जेलों को। अभी देखें, मज़े की बात तो ये है कि इमरान खान अंदर जाए तो पता चले ना उसको कि जेल क्या होती है। दूसरों को भेजना तो बहुत आसान है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारी हुकूमत थी मुल्क में दहशत गर्दी नहीं थी। अब ये तो खैर ज़ाहिर है आपका जो है तालिबान के साथ चौली दामन का साथ है, इसीलिए तो जनाब इमरान खान को तालिबान खान भी कहते हैं। लेकिन इससे ये बात तो साबित होती है
کہ یعنی آپ ایسا چاہتے ہیں کہ اگر ملک کو دہشت گردی سے بچانا ہے تو پھر ملک کو جمہوریت کے راستے پہ نہیں، صرف عمران خان کو وزیر اعظم بنا کے ہی امن امان قائم ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کے کہنے سے تو یہی ثابت ہوتا ہے، یا پھر اگر اس کو اور آگے بڑھیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جو حملے ہوتے ہیں ان میں آپ کا بھی ہاتھ ہو، کیونکہ آپ نے ابھی تک اس میں سے کسی بھی حملے کی مذمت نہیں کی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ازراہ کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔